गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राज डिफेंस एकेडमी पे स्वागत है। मैं आनंद कुमार जीके की क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अब तक जो आपने पढ़ा वो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बाकी अगर किसी को कोई डाउट्स और क्यूरीज हों तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन करके अच्छे से प्रोवाइड करवाऊंगा उनको। और कल तक जो हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में दोस्तों हमने फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ इसका आधा पार्ट पढ़ा। अभी मैं आपको सेकंड पार्ट में इस वंश को कंप्लीट करवाता हूं कि इस वंश में हमने दो छोटे छोटे वंश छोड़े हुए थे, राष्ट्रकूट वंश और कल्याणी के चालुक्य। राष्ट्रकूट वंश दोस्तों एक फेमस, एक क्वेश्चनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस वंश है। इस वंश के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसी वंश में जो मोस्टली जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो राष्ट्रकूट वंश से ही होते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज अपनी क्लास दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, मैंने आपको इनका क्रम बताया था कल। इनका उस क्रम के हिसाब से देखते हैं तो हम पढ़ेंगे आज चौथे नंबर पर जो छोटे छोटे वंश थे जो दक्षिणावर्त क्षेत्र में, भारत के दक्षिणावर्त क्षेत्र में जो छोटे छोटे वंश थे, ये थे, ये बताए थे आपको मैंने, ये बताए थे आपको राष्ट्रकूट वंश बताए थे, कल्याणी के चालुक्य बताए थे, ये पल्लव बताए थे, ये बेंगी के चालुक्य बताए थे, और ये मैंने आपको बताए थे वातापी या बादामी के चालुक्य बताए थे। ये आपको बताए थे राष्ट्रकूट, जो कि कुछ हिस्सा गुजरात का, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का और कुछ हिस्सा एमपी का, जो सेंटर में लाई करते थे। और सब में टॉप में गुजरात में ये थे कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। ये मैंने आपको ज्योग्राफिकल विस्तार बताया था इनका हमारे भारत के दक्षिणावर्त क्षेत्र में, सिर्फ दक्षिण भारत के क्षेत्र में। आज जब हम इनमें ये राष्ट्रकूट वंशों को पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट वंश को पढ़ेंगे, जो कि सेंटर में है ये राष्ट्रकूट वंश। इस वंश से ही, इस वंश से ही त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि आर्यवर्त क्षेत्र में स्टार्ट हो गया था। अब ये जो राजा थे, ये इन्होंने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए क्या किया, ये आर्यवर्त क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे। तो आर्यवर्त क्षेत्र में एक प्रसिद्ध जगह थी उत्तर पश्चिमी प्रांत की एक रियासत कन्नौज। और ये जो कन्नौज नामक जो ये जगह है, इसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है। पालवंश का त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है इसमें, पालवंश, गुज्जर एवं प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अब देखो मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं। ये जो ट्रायंगल है ये फॉर्म कर रही है हमें, क्या इन्फॉर्म कर रही है, ये कन्नौज। ये क्या कर रही है हमें इन्फॉर्म, कन्नौज, जो कि उत्तर पश्चिमी प्रांत की एक रियासत थी कन्नौज, आर्यवर्त क्षेत्र में, उत्तर भारत में। इसी कन्नौज पर कब्जा करने के लिए अब दो इंपॉर्टेंट थी, एक तो आर्यवर्त में कन्नौज और दूसरी मगध। इन दोनों के लिए संघर्ष चलता है दक्षिण के जो राजवंश थे उनका। ये अपनी स्वतंत्रता यहां पर भी साबित करना चाहते हैं आर्यवर्त क्षेत्र में। तो त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है। त्रिपक्षीय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि तीन पक्ष एक साथ, तीन वंश एक साथ मिलकर लड़ाई करते हैं यहां पर कन्नौज में, पालवंश, गुज्जर एवं प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अब कौन कौन, ये हम आपको इस चैप्टर में समझाएंगे। स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रकूट वंश, जो राष्ट्रकूट वंश था, पूरा दक्षिण भारत का राजवंश, जितने भी ये राजवंश थे, ये मैंने आपको बताया था 6वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य। तो 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली किसने, दंती दुर्ग ने। जो दंती दुर्ग था ये संस्थापक कहलाया राष्ट्रकूट वंश का। इसने जो अपनी राजधानी बनाई, अब जो भी वंश था इसकी कोई ना कोई तो अपनी राजधानी होगी, तो दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी बनाई मान्यखेत को। ये मान्यखेत या फिर मान्यखेड़, मान्यखेत एक ही नाम है, मान्यखेत को इसने दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी बनाया। अब इस वंश के जो दंती दुर्ग के बाद जो प्रमुख शासक हुए इस वंश के
प्रमुख शासक जिन्होंने इस वंश को आगे बढ़ाया वो कौन कौन थे? कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम के बाद ध्रुव, ध्रुव के बाद गोविंद प्रथम और गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय के बाद इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ते हैं वो अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष के बाद कृष्ण द्वितीय और कृष्ण द्वितीय के बाद में कृष्ण तृतीय। अब मैंने आपको इसमें एक नाम बताया कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम, ये भी इस वंश का प्रमुख महान शासक था। इसकी एक रचना है, इसने एलोरा का, एलोरा में एक मंदिर का निर्माण करवाया, कैलाशनाथ मंदिर का। किस मंदिर का? कैलाशनाथ मंदिर का। तो एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? प्रमुख शासक, राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम ने। अब इस वंश में देखो, पिछली वीडियो में भी हमने कुछ मंदिरों को पढ़ा था कि राष्ट्रकूटों द्वारा ही भारत में द्रविड़ शैली का उदय हुआ और इन्हीं वंशों में, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में सभी वंश जितने भी पढ़ेंगे हम, उन्होंने क्या किया? मंदिरों का निर्माण करवाया। तो दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बने वो 99.9% दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों द्वारा ही बने हुए हैं। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको तुक्का ही मारना है, अगर आपको एग्जाम में वो कोई ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देना है और आंसर देना है और आपको याद नहीं है, तो आंख बंद करके टिक लगा दो राष्ट्रकूट, 99.9% वो क्वेश्चन आपका ठीक रहेगा। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि सेकंड में मैंने आपको बताया कि इस वंश का प्रमुख शासक हुआ एक ध्रुव। जो ध्रुव था, ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है, ध्रुव को धारावर्ष के नाम से जाना जाता है। मतलब ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है एक बार कि धारावर्ष के नाम से कौन फेमस हुआ इस वंश में, वो फेमस हुआ ध्रुव। अब ध्रुव के बाद में एक नाम लिखा गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय के बाद में हमने पढ़ा अमोघ वर्ष। जो अमोघ वर्ष था ये भी इस वंश का फेमस शासक हुआ। इस अमोघ वर्ष द्वारा, अमोघ वर्ष द्वारा इस वंश को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब अमोघ वर्ष जो था ये जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। अब धर्म इनमें से हम थोड़ा सा जो इस वंश में दक्षिण भारत के राजवंशों में पढ़ते हैं, इनमें कुछ शासकों द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया गया था, कुछ शासकों द्वारा वैष्णव धर्म अपनाया गया था, कुछ शासकों द्वारा जैन धर्म अपनाया गया था। ये हमें इनकी शैली में, इनके जब हम मंदिरों का निर्माण देखते हैं उसमें पता चलता है कि कौन किस धर्म का था। अभी थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तो एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं में हम पढ़ते हैं कि किन किन धर्म के लोगों ने कौन कौन सी गुफाओं की रचना की थी, चित्रकारी की थी उनमें। तो अमोघ वर्ष जो था ये जैन धर्म का अनुयायी था। जो कविराज मार्ग है, कविराज मार्ग, ये अमोघ वर्ष की ही रचना है। इसको स्टार डाल के पढ़ेंगे हम कि जो कविराज मार्ग है ये एक हाईवे टाइप में कह लो आप, एक स्थान, मतलब कि जहां से आवाजाही का मार्ग बोलते हैं हम जिसको, आवाजाही का, वो कविराज मार्ग। कविराज मार्ग स्पेशली किसके लिए था? अमोघ वर्ष के लिए। और दोस्तों कुछ इतिहासकारों ने अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग एक पुस्तक का भी नाम दिया है। तो जो अब यहाँ पर हम जो देखते हैं, देखो कि एंशियंट हिस्ट्री में, कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री जो काम करती है वो करती है C14 पद्धति पे। जो C14 पद्धति होती है ये क्या कहती है हमें विज्ञान की? ये शाखा हमें बोलती है कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करना या जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनकी आयु का ज्ञात करना और उनके ऊपर अंदाजा लगाना। अब इस पे अंदाजा कैसे लगाया गया कि मैक्सिमम जो इतिहासकार थे उन्होंने कविराज मार्ग को अगर एक रचना कह दी, एक पुस्तक कह दी, तो वो मान लिया गया। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अमोघवर्ती, अमोघवर्ती ये किसकी रचना थी? ये थी सक्तायना की रचना, अमोघवर्ती। अमोघवर्ती के बाद गणितसार, गणितसार किसकी रचना थी? महावीराचार्य की रचना थी। और आदि पुराण किसकी रचना थी? जिनसेन की रचना थी। तो ये कुछ रचनाएं हैं, यहां से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे इनको कि कविराज मार्ग किसकी रचना थी? अमोघ वर्ष की रचना थी। अमोघ वर्ष जो कि ध्रुव के बाद में इस राष्ट्रकूट वंश में आया। अमोघवर्ती
सक्तायना की रचना थी। गणितासार महावीराचार्य की रचना थी। आदि पुराण जिनसेन की रचना थी। अब जो कृष्ण तृतीय जो हम लास्ट में पढ़ा हमने, कृष्ण तृतीय, ये राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक हुआ। लास्ट जो महान शासक था इसका वो था कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय के जो दरबार में रहते थे दरबारी कवि, उसका नाम था पोन। जो कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे उसका नाम था पोन। ये एक कवि था, इसका एक अपना फेमस कवि इसके दरबार में रहता था और इसकी जो रचना थी वो शांति पुराण थी। दोस्तों 2 बार ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। शांति पुराण किसकी रचना थी? शांति पुराण पोन की रचना थी, जो राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक थे और उसके दरबार में उसके दरबारी कवि रहते थे, उसका नाम था पोन, जिसकी रचना थी शांति पुराण। अच्छा, एलोरा एवं एलिफेंटा। एलोरा एवं एलिफेंटा ये हैं गुफाएं। इन गुफाओं का निर्माण, एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा ही हुआ। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा ही हुआ। अब राष्ट्रकूट शासकों ने टोटल 34 गुफाएं बनाई। टोटल 34 शैलकृत गुफाएं जिनको हम बोलते हैं एलोरा एवं एलिफेंटा की, वो बनाई किन्होंने? राष्ट्रकूट शासकों ने। अब इन 34 गुफाओं को हम धर्म के अकॉर्डिंग याद रखते हैं कि ये 34 गुफाएं हमें क्या कहती हैं कि पहली 12 गुफाएं वो थी बौद्ध धर्म को दर्शाती हैं। पहली 12 गुफाएं बौद्ध धर्म को दर्शाती हैं। कैसे? कि बौद्ध धर्म की चित्रकारी मिलेगी आपको इन गुफाओं में। जब आप भ्रमण करने के लिए जाएंगे तो आपको इन गुफाओं में चित्रकारी मिलेगी। इनकी जो पत्थर होते हैं उस पे आपको बौद्ध धर्म का ज्ञान मिलेगा सारा। जो 17 जो गुफाएं हैं वो हैं हिंदू धर्म की। 17 जो गुफाएं हैं वो हैं हिंदू धर्म की और जो 5 गुफाएं हैं वो मिलेंगी आपको जैन धर्म की। अब एक क्वेश्चन तो एक बार ये भी पूछा गया था कि जो ये 34 गुफाएं हैं एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाओं में, क्वेश्चन क्या था? एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाओं में किस धर्म की सर्वाधिक जानकारी मिलती है? तो किस धर्म की सर्वाधिक जानकारी मिलती है हमें दोस्तों? हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म की हमें इन गुफाओं से सर्वाधिक जानकारी मिलती है। मतलब इन 17 गुफाओं में हिंदू धर्म की चित्रकारी है कि कैसे हिंदू धर्म की स्टार्टिंग हुई और क्या क्या हिंदू धर्म में है। ये सब कुछ मिलता है हमें इन 17 गुफाओं में। इसके बाद कि ये जो गुफाएं हैं इनका जो सर्वप्रथम जिक्र होता है कि किसने किया, इनका जिक्र इतिहास में किसने किया सर्वप्रथम? तो एक फ्रांस का यात्री था, एक फ्रांस का यात्री था जिसका नाम था थेविनेट, जो 17वीं शताब्दी में भारत आया और उसने यहाँ पे भ्रमण किया। और थेविनेट ने फ्रांस में जाकर इसका जिक्र किया कि एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं सेम एज धर्म के अकॉर्डिंग बनी हुई हैं कि 17 गुफाओं में हमें वर्णन मिलता है हिंदू धर्म का, 12 गुफाओं में हमें वर्णन मिलता है बौद्ध धर्म का और 5 गुफाओं में हमें वर्णन मिलता है जैन धर्म का। ये इनका प्रथम जिक्र फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने किया। कब? 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में थेविनेट ने, जो फ्रांस का एक यात्री था, उसने जिक्र किया इन गुफाओं का। तो इन गुफाओं से भी क्वेश्चन बन सकता है, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। अब जो लास्ट में पढ़ते हैं हम, वो पढ़ते हैं कल्याणी के चालुक्य। कौन पढ़ते हैं हम दोस्तों? कल्याणी के चालुक्य। जो कल्याणी के चालुक्य थे दक्षिणावर्त क्षेत्र में, ये थे कल्याणी के चालुक्य। अब ये जो कल्याणी के चालुक्य थे जिनका विस्तार लगभग गुजरात में था, मैक्सिमम गुजरात में, इस वंश की जो शुरुआत हुई वो हुई तैलप द्वितीय से। तैलप द्वितीय से। अब जो तैलप द्वितीय था दोस्तों, ये कौन था? इस वंश का महान शासक था कल्याणी के चालुक्यों का। मतलब चालुक्यों की वो शाखा जो कल्याणी के नाम से फेमस हुई। कल्याणी के नाम से, कल्याणी है दोस्तों एक जगह का नाम, कल्याणी एक जगह का नाम है।
इसने अपनी राजधानी मान्यखेट बनाई। किसने? तैलप द्वितीय ने। लेकिन कल्याणी भी एक जगह का नाम है, उस जगह के नाम से ही चालुक्यों की ये शाखा फेमस हुई। तो तैलप द्वितीय के ऊपर आते हैं। ये इस वंश का महान सम्राट कैसे हुआ? तो राष्ट्रकूट में, जब राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम पढ़ते हैं तो कृष्ण तृतीय इस वंश का अंतिम महान शासक था। मतलब कि सबसे ज्यादा जिसने विस्तार किया अपने साम्राज्य का, लास्ट शासक, वो तो था कृष्ण तृतीय। वैसे इस वंश का कि जब पतन हुआ राष्ट्रकूटों का, तो इस वंश का शासक कौन था? कुरुक। कौन था दोस्तों? कुरुक। और इस कुरुक के साथ में, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था, कुरुक के साथ में तैलप द्वितीय, तैलप द्वितीय, तैलप द्वितीय का होता है युद्ध, और इस युद्ध में जीत होती है तैलप द्वितीय की। तैलप द्वितीय ने, ये जो लाइन है, ये तैलप द्वितीय चालुक्य के कल्याणी की, ये लाइन पूरी कंप्लीट ऐसे होगी कि तैलप द्वितीय ने कुरुक को परास्त करके कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी। ठीक है, मतलब वास्तविक संस्थापक कहलाया कल्याणी के चालुक्यों का कौन? तैलप द्वितीय। किसको पराजित किया इसने? राष्ट्रकूट वंश के कुरुक को। कौन शासक? कुरुक। और इस कुरुक के बाद में राष्ट्रकूट वंश का पतन। अब जो तैलप द्वितीय था, इसने अपनी राजधानी बनाई मान्यखेट। इसने अपनी राजधानी बनाई मान्यखेट। और इनकी एक रचना थी, इस वंश से जो क्वेश्चन आता है कि मिताक्षरा। ये क्या थी? मिताक्षरा। जो मिताक्षरा है, ये एक साहित्य ग्रंथ है, साहित्य रचना है एक, और ग्रंथ है। किस धर्म का ग्रंथ है दोस्तों? ये है हिंदू धर्म का ग्रंथ, हिंदू धर्म का। अब जो हिंदू धर्म का जो मिताक्षरा ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन थे? इसके रचनाकार कौन थे? वो थे विज्ञानेश्वर। वो कौन थे? विज्ञानेश्वर। तो ये पढ़ते हैं हम इसमें। बाकी अब जो इसमें जो मेन जो पॉइंट याद रखना है हमें, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष दोस्तों किसके लिए? कन्नौज के लिए। कन्नौज के लिए हम, जो कि उत्तर पश्चिमी प्रांत की एक रियासत थी। अब जो आगे आगे वीडियोज आएंगी अपनी, तो जैसे आप बुक्स में देखते हो, जो अपने हैंड रिटन नोट्स हैं आपके, उनमें देखते हो, तो मैं इन 4-5 वंशों को एक साथ कंबाइंड करके और एक पार्ट में ही आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको ये पता लग जाए कि पढ़ना क्या क्या है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी वंशों को एक साथ कंबाइंड करके एक साथ पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष था कन्नौज रियासत के लिए, वो पाल वंश, गुज्जर एवं प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, इन 3 वंशों का रहता है हमेशा। तो पाल वंश में जो प्रमुख शासक थे वो कौन कौन थे? गोपाल, महेंद्रपाल और धर्मपाल, जिन्होंने इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। गुज्जर एवं प्रतिहार वंश के विक्रमादित्य, गुज्जर एवं प्रतिहार वंश में नागभट्ट, इन्होंने इस त्रिपक्षीय जो संघर्ष था कन्नौज का, इनमें भाग लिया था। विक्रमादित्य, ये आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, आप सीरियल देखते होंगे विक्रम और बेताल की कहानियां, विक्रम और बेताल की कहानियां वो यही है। और नागभट्ट, फिर नागभट्ट के बाद में जो हम इस वंश में पढ़ते हैं राजा भोज, जो दारानगरी, उज्जैन के पास में जो दारानगरी थी, वहां के शासक थे भोज, मिहिर भोज जो इतिहासकार जिसको बोलते हैं, वो यहीं के थे। और राष्ट्रकूटों द्वारा ये त्रिपक्षीय संघर्ष होता है इनका। ठीक है दोस्तों, तो जो इनमें एक नाम आता है धर्मपाल। अब जब भी मैंने आपको एक नाम बताया था, एक तो यूनिवर्सिटियों का, कि कभी भी एंशिएंट हिस्ट्री में 3 विश्वविद्यालयों का जिक्र हो, सबसे पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन बताए थे आपको? तक्षक, जो कि नागवंश के शासक थे। उसके बाद जो दूसरी यूनिवर्सिटी फेमस बताई थी, आपको याद रखनी है, वो यूनिवर्सिटी बताई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और उस यूनिवर्सिटी का जो संस्थापक था वो ये ही था धर्मपाल, पाल वंश का शासक। जो पाल वंश जो हम पढ़ते हैं किसमें? बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में, जिन्होंने अपना विस्तार
विस्तृत किया था, वो ही पाल वंश। और तीसरी जो यूनिवर्सिटी हमें याद रखनी है, वो याद रखनी है हमने नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के कुमारगुप्त। उन्होंने क्या किया था, इन यूनिवर्सिटियों की रचना की। 3 यूनिवर्सिटियों को हम इसमें याद रखते हैं दोस्तों। तो आज की जो वीडियो थी ये कंप्लीट हुई, जिसमें हमने दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को कंप्लीट किया दोस्तों। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा आपका, वो आएगा चहमान वंश, या जिसको हम बोलते हैं चौहान वंश। जो हमने यहाँ पे लिखा गुज्जर एवं प्रतिहार वंश, गुज्जर एवं प्रतिहार वंश। इसी प्रकार ये इनकी छोटी छोटी क्या थी, शाखाएं, राजपूतों की शाखाएं, जिसमें हम पढ़ते हैं राजपूत वंश में कौन कौन से, सोमवंश के बारे में पढ़ते हैं, चहमान वंश या चौहान वंश के बारे में पढ़ते हैं। उन छोटी छोटी शाखाओं में से हम एक टॉपिक बनाएंगे, सिर्फ कंप्रेस करके सभी टॉपिक्स को निचोड़ डाल के जितनी भी रियासतें हैं उन सभी रियासतों का एक ही टॉपिक बनाएंगे और उस टॉपिक का नाम डालेंगे चौहान वंश, चहमान वंश। उस चौहान वंश में जो नियरेस्ट जो भी रियासतें हैं उन सभी को हम एक ही टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। थैंक यू। आनंद कुमार आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, और जो आपका प्यार मिल रहा है हमें और भविष्य में भी ऐसा ही मिलता रहे, तो राज डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। थैंक यू।